हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बदचलन भाग 2। वैसे तो मैं वैसे गामी नहीं था, मगर पत्नी से तलाक हुए 1 वर्ष का समय होने जा रहा था और 1000 रुपये भी हराम के मिले थे। ऊपर से टोली का साथ। हराम की धनराशि भी विवेक का विनाश कर देती है। अतः टोली के साथ मैं भी अशरफी बानों के कोटे तक पहुंच ही गया, मगर मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं दे रही थी कि मैं वैसे गम करूं। न चाहते हुए मैं अशरफी के पीछे पीछे चल दिया। साथ में 2 लठैत भी थे। अशरफी बानो मुझे जिस कमरे तक ले गए उसका ताला लगा हुआ था। अशरफी ने अपनी कब्रबंद में से चाबी निकालकर ताला खोला। अंदर का दृश्य देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे पड़ी बिस्तर पर एक व्यक्ति पड़ी थी। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही यकायक बैठ गई। डरी सहमी से सिकुड़कर इकट्ठा हो गई, जैसे कसाई को देखकर बकरा सिकुड़ जाता है। दूध पीती बिल्ली इंसान को देखकर आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखों में बहकी परिकाष्ठा दिखाई दे रही थी। आंखों के आंसू शायद सूख गए थे। बिखरे बाल व फटे हुए कपड़े उस पर वे अत्याचार की गवाही दे रहे थे, जैसे उसे कई बार पीटा जा चुका है। वह बह से थर थर कांपती हुई हाथ जोड़कर घुटनों में छिपाई हुई आंखों को घुटनों पर रखकर इकट्ठी हो गई। अशरफी ने उसके बालों को इकट्ठा कसकर पकड़ लिया और बालों को खींचकर चेहरा ऊपर उठा लिया और चीख कर बोली, मेरी बात मानेगी? नहीं नहीं, मुझे जान से मार दो, पर यह गंदा काम मुझसे मत करवो। चटाक से एक सनसनाता चांटा उसके गाल पर अशरफी का पड़ा। वह तिल मिलाकर चीखने लगी तो अशरफी का पारा चढ़ गया। दे दनादन मुक्के और चांटे उस पर बरसने लगे। चांटे उसके कपोलों पर और सर पर लगातार बरस रहे थे। चांटे खाते खाते कपोलों का रंग सिंदूरी हो गया तो उसने अपने कपोलों को दोनों हाथों से ढककर घुटनों के बीच में लगा लिया तो उसकी पीठ पर मुक्के बरसने लगे। पीठ को छुपाया तो वृक्ष स्थल पर मुक्के की बरसात होने लगी। अशरफी मुक्के बरसाती रही, वह दर्द से छटपटाती रही। हर मुक्के के साथ उसकी शारीरिक स्थिति बदल जाती। शरीर का जो हिस्सा ऊपर आ जाता उस पर अशरफी का मुक्का जड़ जाता। वह बिस्तर पर इधर से उधर लुढ़कती करती रही और अशरफी मुक्के जड़ती रही। हार थक कर अशरफी की सांस उखड़ने लगी तो एक लठैत की तरफ इशारे करके बोली, शमसुद्दीन, इसके कपड़े उतार। इतना सुनते ही शमसुद्दीन किसी राक्षस की तरह उसकी ओर बढ़ा और उसे जकड़ लिया। सलवार का नाड़ा नहीं खुला तो उसे खींचकर तोड़ दिया। उसने अपने दोनों हाथों से सलवार को पकड़ लिया, मगर शमसुद्दीन ने उसकी कमर में उंगलियां फंसाकर उसकी सलवार को फाड़कर शरीर से अलग कर दिया। यही हाल उसके कुर्ते का भी हुआ। उसे मादरजात नंगी करके बिस्तर पर पटक दिया। वह अपने गुप्तांग व उरेजों को हाथ से छुपाने का असफल प्रयास करने लगी। तभी अशरफी ने उसके बाल पकड़कर पुनः पूछा, धंधा करेगी? नहीं 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 करूँगी। तेरा धंधा अपनी जान दे दूंगी, मगर तेरा धंधा नहीं करूँगी। शमसुद्दीन लगा तो लट इस हरामजादी में। कल ही 50,000 में खरीदी है। हराम के नहीं है 50,000 रुपये, और यह हरामखोर धंधा नहीं करेगी। कहाँ से वसूल होंगे 50,000 रुपये? तेरा बाप नहीं आएगा तुझे बचाने। तेरी खाल से ही वसूल करूँगी अपनी रकम। शमसुद्दीन, इसे पाठ पढ़ा दे, तोड़ दे इसकी हड्डी पसली। इतना सुनते ही शमसुद्दीन का लट उसके नंगे बदन पर बरसने लगा। जहाँ लट पड़ जाता वह लाल चकत्तर उभर आता। एक लट पर चीख के साथ बिस्तर पर उछलने लगी। मौत साक्षात सर पर खड़ी थी, मगर वह धंधे के लिए तैयार नहीं हुई। पूरे शरीर पर लटों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। यह सब देखकर मेरा हृदय द्रवित हो उठा, मगर अशरफी व शमसुद्दीन के हृदय में तनक भी दया नहीं आई। मुझसे ना रहा गया तो मैंने ही समय की नज़ाकत को पहचान कर अशरफी से कहा, इसकी मार पिटाई से कोई लाभ नहीं होने वाला। मैं इसे समझा बुझाकर या जबरदस्ती कर लूँगा, तभी यह मानेगी। इसे मेरे हवाले कर दो, मैं इसे सीधा कर लूँगा। यह तुम्हारे काबू में नहीं आएगी। बहुत ही बदतमीज़ लोंडिया है। कल ही बुंदे खां से 50,000 में खरीदी है। कल से समझा रही हूँ, धंधा नहीं करेगी तो यहाँ इसकी क्या पूजा होगी? कब तक धंधा नहीं करेगी? भूखी प्यासी मरेगी और रोज़ लट टूटेंगे, कब तक झेलेगी? एक न एक दिन सीधा होना ही है। सब मिजाज खराब कर दिया इसने। बहुत ही ढीठ है। जो काम लट से नहीं होता वो प्यार से हो जाता है। आप लोग जाइए, मैं इसे देखता हूँ। ठीक है, तुम भी कोशिश करके देख लो। ना माने तो मुझे बताना, मैं तुम्हें दूसरी लौंडिया दे दूंगी और इसकी चमड़ी उधेड़ दूंगी। लट के आगे भूत भी भागते हैं, इसकी क्या औकात। इतना कहकर अशरफी अपने लठैतों के साथ चली गई तो मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मेरे अंदर से दरवाज़ा बंद करते हुए अपने फटे हुए सलवार सूट से अपने शरीर के अंग को छुपाने का असफल प्रयास करने लगी तो मैंने अपने अंगोछा उसे दे दिया, जिसे उसने अपने तंबों पर लपेट लिया और सलवार सूट के चिथड़ों को अपने वक्ष स्थल पर लगाकर हाथों से दबा लिया।
मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर पूछा, तू कौन है और यहाँ कैसे आई? मेरी आंखों में प्यार देखकर उसने मेरे पैर पकड़ लिए। मुझे इस नर्क से बचा लो, तुम्हारा एहसान मैं ज़िंदगी भर मानूंगी। मैंने उसे बाहाँ पकड़कर ऊपर उठाना चाहा, मगर वह इन पैरों को नहीं छोड़ना चाह रही थी। फिर भी मैंने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। आखिर वह मुझसे रहम की भीख मांग रही थी। मेरे हृदय में उसके लिए प्रेम उमड़ने लगा। मेरे सामने निर्वस्त्र खड़ी थी, मेरी भी कुछ मर्यादा थी। मैंने बिस्तर से बेडशीट खींचकर उसके शरीर पर लपेट दी और उसकी बाहें पकड़कर उसे वही बिस्तर पर बैठा दिया। मैंने उसके पास बैठते हुए पूछा, क्या नाम है तेरा? पिरबा, वह बोली। यहाँ कब आई? कल। यहाँ क्यों आ गई? मैं सब कहानी तुमको सुना दूंगी, पहले मुझे यहाँ से भी निकालो। मैं तुझे यहाँ से कैसे निकाल सकता हूँ? अशरफी के लठैत हॉल में से लेकर दरवाजे तक खड़े रहते हैं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर छूती हूँ, मुझे कैसी भी इस नर्क से छुटकारा दिलाओ, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इतना कहकर वह पुनः रोने लगी। उसकी आंखों से निकले आंसू कपोलों पर फिसलने लगे। उसकी सिसकियाँ शुरू हो गई तो मैंने उसे समझा बुझाकर शांत किया कि मैं कोशिश करता हूँ। मैं विचार करने लगा कि पिरबा को कैसे अशरफी के चंगुल से निकाला जाए। अशरफी से पिरबा को बचाने की इच्छा इतनी हृदय में प्रबलती, उतनी उम्मीदें कम थी। खाने में कई लठैत हर समय मौजूद रहते थे। जान हमारे शरीर में भी कम नहीं थी। रोज एक एक कुंतल की बोरियों को इधर से उधर पटकते थे। गिनते भी थे 15 थे, पर अशरफी को राजनीतिक व पुलिस का सहयोग प्राप्त था। यह हमारी कमजोरी थी। पिरबा की दयनीय स्थिति मुझे विद्रोह करने के लिए उकसा रही थी। बस यही एक हमारी ताकत थी। मैंने सलाह मशवरा करने के लिए कमरे में से ही सरदार जसवीर को फ़ोन लगाया और तैयब खाने के गेट पर अभी इस समय मिलने के लिए कहा। मैं कमरे में पिरबा को समझा बुझाकर गेट पर पहुंच गया और सरदार जसवीर का इंतज़ार करने लगा। 2 मिनट बाद सरदार भी अपनी शर्ट के बटन लगाता हुआ मेरे पास पहुंचकर बोला, ऐसे भी क्या जल्दी है? सब मज़ा किरकिरा कर दिया तूने। बोल मुझे, तूने यहाँ क्यों बुलाया है? जसवीर, मेरे कमरे में जो लड़की मेरे साथ है उसे यहाँ से निकालना है। मांस खाना है कि हड्डी गले में बांधने? क्या करेगा उस लड़की का? इतनी अच्छी लगी तो कल फिर आ जाना। अरे यार, यह बात नहीं है। उस लड़की को कल बेहोश करके लाए हैं। वह किसी अच्छे घर की लड़की है, यहाँ से किसी भी तरह निकलना चाह रही है। उसकी मदद करने में कोई बुराई नहीं है। क्या करेगा उसका यहाँ से निकाल कर? उससे शादी करेगा? उसके घर पहुँचा दूंगा। उसमें ऐसी क्या खास बात है? अब तू ज़्यादा बहस मत कर। मुझे किसी भी कीमत पर वह लड़की यहाँ से निकालनी है। किसी मजबूर की सहायता करने में क्या बुराई है? यहाँ से निकलना क्या इतना आसान है? अशरफी के लठैत नहीं देखे हैं? हम भी तो 15 हैं, क्या लठों से तो कम पड़ेंगे? अरे तू विद्रोह के मूड में है। कम तो हम भी नहीं हैं, मगर बिना किसी बात लट पार्टी क्यों करे? बिना किसी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। या उस लड़की को बेहोश करके उठा लाए हैं। वह किसी अच्छे घर की लड़की है। वह किसी की कीमत पर तवायफ का धंधा करने को तैयार नहीं है। मुझसे मदद मांग रही है। अब बता, क्या हमें उसकी मदद? तो बता कैसे करें उसकी मदद? कम तो हम भी नहीं हैं, पूरे 15 हैं। अशरफी के पूरे कुनबे पर भारी पड़ेंगे। मगर क्या जसवीर, अगर दूसरे कोटे के लठैत भी इनके साथ आ गए या हमें बाहर घेर लिया तो अब तू ही बता हमें क्या करना चाहिए? क्या होगा आगे? जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था बदचलन भाग 2। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।